हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल गेन के सेक्शन 45 से लेकर 50 तक सेक्शंस कवर किए थे। आज हमारे पास 51 से लेकर 55 तक सेक्शंस आएंगे, जिसमें सबसे मेन टॉपिक होगा एग्जाम्पशंस अंडर कैपिटल गेन। तो एग्जाम्पशन कौन कौन सी हैं वो भी हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने जो सेक्शन 45 पढ़ा था उसमें बेसिस ऑफ चार्ज थे, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं जिसमें हमने ये कहा जाता है कि कैपिटल गेन इन केस ऑफ डीम्ड सेल। कि जो डीम्ड सेल का मतलब क्या है, कोई ऐसी सेल जो सेल तो नहीं है लेकिन सेल मान ली जाती है। तो वो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं कैपिटल गेन के अंदर। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है आपके सामने, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A में डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपिटल एसेट। डीम्ड सेल सबसे पहले आती है कि डिस्ट्रक्शन अगर हो गई है आपकी कैपिटल एसेट की, तो वो सर्कमस्टांस कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले तो कोई नेचुरल एक्टिविटी, कोई एक्सीडेंट या कोई फायर के बेस पे। अगर उसमें सेल कंसिडरेशन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है तो वो वैल्यू क्या मानी जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी ने जो कंपेंसेशन आपको दी है वो वाली। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, डेट ऑफ एक्वाजिशन पीरियड से लेकर डिस्ट्रक्शन तक, यानी जब आपने उसे परचेज किया और जब तक वो पूरा खराब, यानी कोई एक्सीडेंट में वो डिस्ट्रक्ट हो गया, वहाँ जिस डेट को हुआ उस डेट तक। और ईयर ऑफ टैक्स, यानी जब आपने टैक्सेबिलिटी करनी है वो कौन सा ईयर होगा, जब आपको इंश्योरेंस कंपनी से उस डिस्ट्रक्शन की रिसिप्ट मिली है। और इंडेक्सेशन अवेलेबल होगी तब तक जब तक आपकी डिस्ट्रक्शन एसेट की नहीं हुई है। अब सेकंड क्या है कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में कि आपका कैपिटल गेन वो होगा, दैट इज जब आपने कन्वर्जन कर दी है कैपिटल एसेट की सिट यानी स्टॉक इन ट्रेड में। तो उसमें सेल कंसिडरेशन की वैल्यू होगी कि फेस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऑफ कन्वर्जन, जब आपने कन्वर्जन की है वो वाली डेट में आपकी जो वैल्यू थी फेस मार्केट वैल्यू, वो क्या मानी जाएगी, सेल कंसिडरेशन। ईयर क्या होगा, जो जिसमें आपने स्टॉक इन ट्रेड को सोल्ड कर दिया। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो एक्विजिशन से डिस्ट्रक्शन या कन्वर्जन तक हुआ है। और इंडेक्सेशन जब तक कन्वर्जन नहीं हुई तब तक अवेलेबल होगी। अब इसी के साथ एक्स्ट्रा और कोई पॉइंट्स अभी आ रहे हैं, जैसे 45 सबसेक्शन 3, 45 सबसेक्शन 4 और 45 सबसेक्शन 5। 3 में आपको बताया जाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में, और 4 में आपके सामने है डिसोल्यूशन ऑफ रिटायरमेंट। तो ये चीज़ें बस आपको देखने वाली हैं कि सेल कंसिडरेशन की वैल्यू क्या होगी जो आपकी बुक्स में लिखी है, टैक्स कब होगा जब आपने ट्रांसफ़र की है, और होल्डिंग यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा एक्विजिशन से लेकर ट्रांसफ़र तक। सिमिलरली डिसोल्यूशन ऑफ रिटायरमेंट के केस में सेल कंसिडरेशन आपकी वैल्यू क्या होगी, EMV दैट इज एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, जो कि आपकी ट्रांसफर डेट के बेस पे होगी वो ले ली जाएगी। और टैक्स कब काटा जाएगा, प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, वही एक्विजिशन से ट्रांसफर तक। तो ये वाला केस भी हो गया। अब सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 क्या कहता है, थोड़ा सा ये बड़ा है, ये आपको समझना है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, जब आपकी एक्विजिशन कंपल्सरी कर दी जाएगी किसी कैपिटल एसेट के बेस पे, तो वो चीज़ दो भागों में बांटी गई है। पहली आती है इनिशियल कंपेंसेशन, सेकंड आती है एनहांस कंपेंसेशन। अगर तो आपकी इनिशियल यानी सबसे पहली आपको कोई कंपेंसेशन मिली है तो उसमें आपकी जो सेल कंसिडरेशन की वैल्यू होगी वो इनिशियल कंपेंसेशन ही होगी, और जो एनहांस कंपेंसेशन की वैल्यू है वो आपकी सेल कंसिडरेशन इस केस में मानी जाएगी। टैक्स कब होगा, प्रीवियस ईयर और रिसिव्ड, बट इफ कंपेंसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट देन द प्रीवियस ईयर ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज एंटायर कैपिटल गेन आपका तब कैलकुलेट होगा। यानी जिस ईयर में आपकी अगर तो इंस्टॉलमेंट बेस पे आपको मिल रही है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बेस पर ही आपको पूरा कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जितना भी आपको प्रोपोर्शनेट बेस पे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा कैपिटल गेन। अगर आपकी जो रिसिप्ट है यानी जो आपको मिल रहे हैं पैसे वो किस बेस पे मिल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बेस पे। अगर इनहांस कंपेंसेशन इंस्टॉलमेंट बेस पर होगी तो वहाँ पे कैपिटल गेन प्रोपोर्शनेट बेस होगा, अदरवाइज एंटायर कैपिटल गेन इन इनिशियल कंपेंसेशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर कंपल्सरी एक्विजिशन तक, और इंडेक्सेशन यहाँ तक तब तक कंपल्सरी है जब तक आपकी कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं होती। और इस केस में अब क्या है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो हमेशा की तरह निल रहेगी, क्योंकि एनहांस कंपेंसेशन में कोई आपको इस केस में पता नहीं होता कब आपकी एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट करवाई गई है। अब नोट क्या है कि ऑल अबव रूल्स आर एप्लीकेबल इफ अप्रूव्ड बाय RBI वेदर नॉट कंपल्सरी एक्विजिशन। ये तब भी अप्रूव्ड किए जाएंगे अगर RBI ने कह दिया, बेशक इसे आप कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं कहोगे। यानी अगर आपकी कंपल्सरी एक्विजिशन इन केसेस में नहीं भी हुई है, दोनों केसेस में, तो आप फिर भी अगर इसे RBI ने अप्रूव कर दिया तो आप इसे ज़रूर मानोगे। इफ assessee dead in date of enhanced compensation receipt then the amount taxable in the hands of legal hire। अगर एनहांस कंपेंसेशन आप लेते समय कोई एक असेसी है वो डेड हो जाता है जिसकी वो अमाउंट थी, तो उसका जो लीगल हायर होगा टैक्सेबल अमाउंट भी उसके पास ही, फिर उसके हाथ में ही आपको दे दी जाएगी। यानी लीगल हायर ही लायबल होगा उस पेमेंट के लिए।
यहाँ तक हो गया। अब आगे आते हैं कि सेक्शन 46 क्या है ए, उसमें सेल कंसिडरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो पहले ये समझो कि ये सेक्शन है क्या, कैपिटल गेन ऑन बायबैक शेयर। अगर आपने बायबैक किए हैं शेयर तो उसमें सेल कंसिडरेशन क्या है, अमाउंट गिवन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर ऑन बायबैक। जो अमाउंट कंपनी ने गिवन मतलब कंपनी ने दी है अपने शेयर होल्डर्स को बायबैक के समय, वो सेल कंसिडरेशन होगी। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, अमाउंट एट विच शेयर्स परचेज बाय शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर ने जिस अमाउंट में वो शेयर्स खरीदे हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अमाउंट मानी जाएगी। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है कि अगर शेयर्स लिस्टेड और अनलिस्टेड हैं और वो डोमेस्टिक कंपनी या अदर देन डोमेस्टिक कंपनी किसी ने खरीदे हैं, तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक कंपनी है उस पर 23.296% एट द रेट टैक्स माना जाएगा, और अदर देन अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। सिमिलरली अगर शेयर लिस्टेड और अनलिस्टेड है डोमेस्टिक या अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के लिए, तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स में वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए शेयर्स क्या हैं, एग्जेम्प्ट हैं इस केस के अंदर, और अदर देन अगर डोमेस्टिक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो वहाँ पे आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना होगा। सिमिलरली अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं, किसी भी कंपनी ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ ली हुई हैं बायबैक की शेयर्स की, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, कंपनी वहाँ पे लायबल नहीं है टैक्स के लिए, लेकिन शेयर होल्डर्स वहाँ पे लायबल हैं कैपिटल गेन देने के लिए, अगर वहाँ पे आपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं तो। अब सेक्शन 51 क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट और एडवांस मनी फॉरफिटेड। अगर एडवांस मनी फॉरफिटेड कर दी गई है तो वहाँ पे क्या होगी टैक्स ट्रीटमेंट। अगर तो बिफोर 1/4/2014 के पहले है तो वो ओरिजिनल COA से माइनस कर दी जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। लेकिन अगर आपने उस दिन या उस दिन से बाद यानी 1 अप्रैल 2014 के बाद फॉरफिट एडवांस मनी को किया है, तो वहाँ पे टैक्सेबल वो किसके अंदर माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंदर। पॉइंट क्या है, अगर नंबर 1 की बात करें यानी ये वाला फॉरफिटेड बिफोर वाला, तो वहाँ पे आपकी इंडेक्सेशन पहले आप कर सकते हो लेकिन उसके बाद नहीं, तो ये हो गया। अब डेट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कंसीडर नॉट डेट ऑफ रिसिप्ट, तो डेट ऑफ जो फॉरफिटेड शेयर्स की होती हैं वो वही कंसीडर नहीं की जाएगी जो आपकी डेट ऑफ रिसिप्ट होगी। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ। अब नीचे आपके सामने एग्जाम्पशंस की कैपिटल गेन टैक्सेबल से बचने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पशंस यानी आपको डिडक्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं, बचाव दिया जा रहा है, वो कौन कौन सा है। अंडर सेक्शन 10 और अंडर सेक्शन 54 दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 10 कब अवेलेबल है, जब आपकी कोई नोटिफाइड कैपिटल एसेट हो तब। और ये कौन कौन से होती हैं, अगर तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 33 की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ यूनिट स्कीम 1964 ऑफ UTI। अगर आपने ट्रांसफ़र किए हैं यूनिट्स ऑफ यूनिट स्कीम UTI के अंदर, तो वहाँ पे आपको सेक्शन 1033 के अंदर क्या मिलेगी, अंडर सेक्शन 10 एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगर सेक्शन 1037 की बात करें तो कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बाय इंडिविजुअल और HUF ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। अगर 2004 के बाद कोई कंपल्सरी एक्विजिशन आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की है तो आपको फिर भी एग्जाम्पशन मिल सकती है अंडर सेक्शन 1037 के अंदर। अब इसके बाद सेक्शन 1034A क्या कहता है, कैपिटल गेन ऑन राइजिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। अगर आपको बायबैक ऑफ शेयर्स किसी डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर कैपिटल गेन मिला है तो वहाँ पे भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी इस सेक्शन के अंदर। अब एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्या है, अब ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान से इन चीज़ों को समझना कि कब ये चीज़ किस किस बेस पे आपको मिलनी है। अगर सेक्शन 54 की बात करें, सिंपल ए की बात करें, तो वहाँ पे आपको क्या होना पड़ेगा, एलिजिबल एसएससी कौन कौन सा होगा अंडर सेक्शन 54, इंडिविजुअल HUF, बी के अंदर भी इंडिविजुअल HUF। लेकिन अब अगर 54D की बात करें तो कोई भी एसएससी, EC की बात करें तो कोई भी एसएससी, अगर EE की बात करें तो कोई भी एसएससी, लेकिन F बात करें तो इंडिविजुअल एसएससी। तो ये 3 केसेस हैं जहाँ पे इंडिविजुअल और HUF चाहिए आपको। जो रेस्ट 3 बच गए हैं उसमें आपको कोई भी एसएससी के ऊपर क्या मिल जाएगी, यानी कोई भी एसएससी हुआ तो वे इस केस में क्या ले सकता है, अपनी डिडक्शन यानी एग्जाम्पशन ले सकता है। लेकिन अब बात यह है कि वो भी आगे जो फर्दर कंडीशंस हैं अगर फुलफिल हो रही होंगी तभी मिलेगी। अब एसेट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि कौन सी एसेट के ऊपर किस सेक्शन के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेजिडेंशियल हाउस है तो सेक्शन 54 के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब सेक्शन 4B की बात करें तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगी तभी आपको इस सेक्शन के अंदर क्या मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी। 54D की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग फार्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्री अंडरटेकिंग, कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो अगर आपका फॉर्मिंग का पार्ट ऑफ इंडस्ट्री अंडरटेकिंग का पार्ट हो तभी आपको क्या मिलेगी, 54D के अंदर एग्जाम्पशन मिलेगी। अब 54E की बात करें तो इसमें कौन सी एसेट चाहिए आपको, EC की, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ LTCA, यानी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या फिर कोई लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर अगर आपको कोई ये वाली चीज़ आपके पास हुई
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या कोई लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपको 54 EC के अंदर क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अब 54 EE के अंदर कोई भी अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, यानी रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो वो आपको एग्जाम्पशन दे देगा किसके अंदर, 54F के अंदर। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई। अब अदर कंडीशंस भी आ जाती हैं इसके अंदर। अब अदर कंडीशन 54 सेक्शन के अंदर क्या है, इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम इसकी किसके अंदर चार्ज होगी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। और अगर 54B की बात करें तो लैंड शुड यूज बाय एसएससी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर 2 years इमीडिएटली प्रोसीड आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, कि ट्रांसफर डेट के बाद 2 सालों के इमीडिएटली आपको क्या करना होगा, लैंड को 2 सालों के लिए अगर आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया है तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी इस केस के अंदर। अगर आपने बिजनेस अंडरटेकिंग के लिए यूज़ की है तो आपको कंपल्सरी एक्विजिशन भी करवा ली गई है तो आपको 54D के अंदर क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ अदर कंडीशन है ही नहीं इन 2 केसेस के लिए। लेकिन अगर आप F की बात कर रहे हो तो असेसी शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस ऑन ट्रांसफर डेट और नो कंस्ट्रक्शन और परचेज विद इन 3 और 2 years रिस्पेक्टिवली। अगर आप इस केस की बात कर रहे हो तो आपका जो असेसी है उसके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होने चाहिए, और जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 साल के बीच में नहीं होनी चाहिए, और परचेज 2 सालों के बीच में आपने नहीं करनी है उसके बाद, तभी आपको इसके अंदर क्या मिलेगी, डिडक्शन यानी एग्जाम्पशन मिलेगी। अब बात आती है क्वालिफाइंग एसेट। तो क्वालिफाइंग एसेट भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर देखने वाली। तो वो क्या माना जाएगा, दैट इज़ अगर आप 54 की बात कर रहे हो तो 1 रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए इंडिया में। अगर आप 54B की बात कर रहे हो तो लैंड शुड यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, चाहे वो अर्बन और रूरल हो। 54D की बात कर रहे हो तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग होनी तो चाहिए लेकिन उसका राइट भी होना चाहिए। 54EC की बात करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड्स आपके पास होने चाहिए RECL, दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए, और एनी अदर बॉन्ड स्पेसिफाइड बाय कैपिटल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी आपके पास होने चाहिए तभी बात बनेगी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब 54EE की बात क्या है, यूनिट इशूड बाय, कोई यूनिट्स इशू कर दिए गए हैं उसके ऊपर आपको एग्जाम्पशन लेनी है तो इस सेक्शन के अंदर मिलेगी आपको। और अगर 54F की बात कर रहे हो तो 1 रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया होना ज़रूरी है। ये केस हो गए। अब इसके बाद 2 और कंडीशंस क्या हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि टाइम क्या होना चाहिए। अगर 54 की बात कर रहे हो तो इसमें जो कोई भी एसेट है वो आपको परचेज करनी होगी विद इन 1 ईयर और 2 सालों से पहले पहले। कब, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफ़र के बाद। अगर आप 54B की बात कर रहे हो तो परचेज विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, आपको 2 सालों के बीच बीच में क्या करना होगा, डेट ऑफ ट्रांसफ़र के बीच बीच में 2 सालों के बीच में आपको परचेज करना होगा एसेट को। अब 54D के अंदर क्या है, परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर्स आफ्टर ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र के बाद आपको विद इन 3 ईयर्स के बीच में कोई एसेट को क्या करना होगा, परचेज या कंस्ट्रक्ट करना होगा, तभी आपको एग्जाम्पशन इस केस में मिलेगी। 54EC की बात करें तो परचेज विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी डेट ऑफ ट्रांसफ़र के लिए, यानी आप जब आपने डेट ऑफ ट्रांसफ़र देखी है उस डेट के बीच में आपको 6 मंथ के बीच में क्या करना होगा, परचेज करनी होगी एसेट। अब 54EE की बात करें तो ये भी वही केस है। F की बात करें तो परचेज विद इन 1 ईयर और बिफोर 2 ईयर, और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 ईयर्स आफ्टर ट्रांसफर डेट, यानी डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद आपको 2 या 1 साल के बीच में परचेज करनी है और 3 सालों के बीच में कंस्ट्रक्ट करना होगा नया घर। तो ये चीज़ आपको तभी मिलेगी अगर आपकी एसेट ये टाइम लिमिट के अंदर आपने पूरी की है तब। अब लास्ट आता है कि आपको अमाउंट क्या मिलेगी, यानी आपको इसमें एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी। तो इस केस में जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ रेजिडेंशियल यानी इन्वेस्टमेंट होगी या फिर कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस को देखकर विच एवर इज लेस को आपको क्या मिल जाएगी, 54 के अंदर एग्जाम्पशन मिल जाएगी। सिमिलरली इस केस में है, बस इसमें क्या होगा, रेजिडेंशियल की बजाय एग्रीकल्चर लैंड को देखा जाएगा। 54D में आपको एग्जाम्पशन तभी मिलेगी अगर आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है जो वो कैपिटल गेन से आपको मिलाकर देखा जाएगा कि विच एवर इज लेस, तो जो लेस होगा वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। 54E क्या कह रहा है कि कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, कि जो आपने अमाउंट इन्वेस्टेड की है बॉन्ड्स के लिए और कैपिटल गेन दोनों को मैच करके विच एवर इज लेस को आपको क्या माना जाएगा, एग्जाम्पशन माना जाएगा। कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड नोटिफाइड फंड्स, इसमें आपके नोटिफाइड फंड्स को देखा जाएगा कैपिटल गेन से मिलाकर, तो विच एवर इज लेस के ऊपर आपको क्या मिल जाएगी, दैट इज
एग्जाम्शन मिल जाएगी डबल ई के अंदर। और लास्ट आता है एफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर आपने कोई न्यू रेजिडेंशियल हाउस, आपकी जो वैल्यू है न्यू रेजिडेंशियल हाउस की जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है वो ज़्यादा है आपकी नेट सेल कंसिडरेशन से, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अगर वो कम है तो प्रोपोर्शनल बेस के ऊपर आपको कैपिटल गेन के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगी। तो उसका फॉर्मूला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। ये एग्जाम्पशन आपके सामने अब आपको शो कर दी गई हैं कि एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्या थी। ये आपको टेबल भी टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे, नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके अलावा आपको सारी चीज़ें भी बता दी गई हैं। सेक्शन 50, 51, 54 अंडर सेक्शन 10 में एग्जाम्पशन है, जो आज आपका मेन टॉपिक था। अब सेक्शन 55 के अंदर राइट शेयर और बोनस शेयर में अगर आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को पता करना है तो वहाँ पे अगर आपके बोनस 1 अप्रैल 2001 से पहले के हुए तो फुल मार्केट वैल्यू ही क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आफ्टर के बेस में आपको नील माना जाएगा, या वहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, नील होगी। अगर राइट शेयर की बात करें तो अगर आपने परचेज किए हैं ओरिजिनल शेयर होल्डर से तो इश्यू प्राइस को ही क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर आपका जो आपके ही हैं यानी परचेज बाय परचेजर ऑफ अ राइट, जो जिसका वो राइट था उसने वो परचेज किए हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो अमाउंट है वो इश्यू प्राइस पर आपने क्या कर देना है, कॉस्ट ऑफ राइट जितनी होगी वहाँ पे ऐड करके आपकी क्या निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये छोटा सा टॉपिक सेक्शन 55 के अंदर आता है। अब इसके अलावा अगर आपने कैपिटल गेन्स के ऊपर रेट देखने हैं तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वहाँ पे सेक्शन 1111A के अंदर आपको 15% रेट मिलेगा, यानी इस रेट के ऊपर 15% के रेट के ऊपर आपको कैपिटल गेन चार्ज होगा। और अगर आपका अदर कोई केस है इस सेक्शन के अलावा तो वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हो तो 112A के अंदर यानी आपको एट द रेट 10% कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। और अगर आपका ये सेक्शन नहीं है, इसके अलावा कोई और है, तो 20% उसके ऊपर क्या लगेगा, कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स आप लगाओगे। तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो आपको एग्जाम्पशन करवाई गई हैं उसके लिए एक प्रैक्टिकल है जो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने है कि कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी, सेल प्राइस, एक्सपेंसेस और रेजिडेंशियल हाउस। तो यहाँ पे आपने देखा है कि ग्रॉस कंसिडरेशन आपके पास कितनी है सेल प्राइस की, वो आपने लिख ली। एक्सपेंसेस आपके पास जितने थे उसे माइनस करके नेट निकाल दी है। और इंडेक्स सीओए के अंदर आपको फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता दिया है, वो फॉर्मूला अप्लाई किया है। सीआईआई आपको दे दी गई है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के बाद आपके पास क्या आ गया, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पे एग्जाम्पशन 54F के अंदर ही क्यों मिली है, क्योंकि अगर आपका रेजिडेंशियल हाउस पहले आपने परचेज किया होता, यानी अगर आपने एनुअल ईयर की बजाय कहीं पहले परचेज किया होता तो आपको 54 के अंदर क्या मिलनी थी, एग्जाम्पशन मिलनी थी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट उसी साल में की है यानी फाइनेंशियल ईयर में की है किसी हाउस के अंदर, तो वहाँ पे आपको अप्लाई क्या करना है 54F। और अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो फॉर्मूला बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। तो सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज टैक्सेबल LTCG। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दोस्तों कि कैसे हमने सॉल्व करनी है एग्जाम्पशन थ्रू प्रैक्टिकल्स को, तो प्रैक्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।